हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीओ एग्जाम स्पेशल क्लासेस के अंतर्गत हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें हम 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो भाग 9 जोड़ा गया था आपके संविधान में और उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है उसको हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। बात करें पंचायती राज की तो पूरा पंचायती राज व्यवस्था में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका चैप्टर यही होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डिटेल में पूरे अनुच्छेद को देखेंगे। क्योंकि पंचायती राज की सभी चीज़ें आपको अनुच्छेद के अंतर्गत ही देखने को मिलती हैं, यहीं से जो चीज़ें निकलकर बाहर आती हैं और उसको विस्तृत रूप में पढ़ा जाता है। तो इसको यदि आपने अच्छे से कवर कर लिया तो पंचायती राज लगभग आपने अच्छे से पूरा कवर कर लिया, यदि आपने अनुच्छेदों को सही से समझ लिया तो दोस्तों इसको हम 2 पार्टों में कवर करेंगे। पहले पार्ट यहाँ पर हम आप देखेंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट जो बचे हुए अनुच्छेद होंगे उसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जल्दी टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। अलग अलग टॉपिक पे आपके टेस्ट सीरीज चलेंगे जो पंचायती राज व्यवस्था के टॉपिक हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए पेड कोर्स में आपका सभी कंप्यूटर क्लासेस, यूपीजी के क्लासेस और पंचायती राज की क्लासेस वहाँ पे चल रही हैं। आप चाहे तो पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कैसे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उस पर दिया गया है, या आप 9807342092 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और काफ़ी अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस आपने जो ये वीडियो देख लिया तो लगभग पंचायती राज व्यवस्था आपका लगभग कवर हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें जो अनुच्छेद में लिखी गई है इसको हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे, जिससे आपको एक एक चीज़ अलग जो चैप्टर आप होगा उसका भी यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। तो देखिए बात करते हैं हम लोग 73वां संविधान संशोधन की। तो इसके विषय में हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था अनिवार्य और स्वैच्छिक विषय जो थे उसको आपने देखा होगा, तो वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और उसमें ग्राम पंचायतों के गठन के स्तर को पढ़ा था, कितने स्तर हैं और कौन सी समितियाँ बनाई गई थी इसके लिए, वो सब हमने पिछले चैप्टरों में देखा है। अब देखिए यहाँ पर जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो होता है इसके अंतर्गत आपका भाग 9 जोड़ा गया है और भाग 9 के भी 2 उपभाग यहाँ पर हैं। देखिए भाग 9 के 2 भाग है। तो देखिए एक तो आपका भाग 9 है जिसके अंतर्गत पंचायत आपका आता है। इसके यही चीज़ें हमको पढ़नी है पूरी। 200 इसमें आपका अनुच्छेद 243 आता है। इसके अलावा 243A से 243O तक के अनुच्छेद इसमें आते हैं। तो बात की जाए आपके सिलेबस में तो केवल पंचायत को रखा गया है, बाकी जो उपभाग यहाँ पर है इसके बारे में हम लोग थोड़ा चीज़ें देख लेंगे। ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आने वाले चैप्टरों में, जिससे आपको पूरी की पूरी नॉलेज हो जाए। तो देखिए भाग 9 में जो केवल भाग 9 है आपका, उसमें अनुच्छेद 243 है और 243A से 243O तक है। इसके अलावा भाग 9 का में देखते हैं तो ये नगर पालिकाएं आती हैं। देखिए आपका जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें तो आपकी पंचायत जोड़ी गई थी भाग 9 में, और इसके अलावा जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें आपका भाग 9 का भी जोड़ा गया था, जिसमें नगर पालिकाएं होती हैं। तो नगर पालिकाएं इसमें आपकी 243P से 243ZG तक होती हैं। इसके अलावा भाग 9 ख भी है जिसमें सहकारी समितियाँ शामिल हैं। ये 243 से लेकर 243 न तक है। तो हम लोग इस चैप्टर में जो देखेंगे वो भाग 9 पंचायत को देखेंगे, अनुच्छेद 243 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए हमारा विषय पंचायतों से संबंधित है, अतः यहाँ हम पंचायतों से रिलेटेड चीज़ें ही देखेंगे। अब यहाँ पर हमने जो लिया हुआ है सभी अनुच्छेद की जो चीज़ें डिटेल में ली हुई हैं वो संविधान की भाषा में है, उसको हम यहाँ पर पूरा आपको एक एक चीज़ एक जो लाइन लिखी हुई उसको काफ़ी अच्छे से बताएंगे। तो आप वीडियो बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक ही बार में आपकी सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन की। तो इसमें देखिए 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो 1992 में इसको किया गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992, और पंचायतों को यहाँ पर क्या संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इतना सभी को यहाँ पर पता होगा। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया था, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत भाग 9 जोड़ा गया था और उस भाग 9 का शीर्षक क्या पंचायत रखा गया था। यानी भाग 9 आप उसको पंचायत उसको शीर्षक के नाम से जानेंगे। जैसे एक चैप्टर का आपका शीर्षक होता है और उस चैप्टर में चीज़ें लिखी रहती हैं, उसी तरह भाग 9 में आपका क्या है पंचायत है और उससे रिलेटेड अनुच्छेदें हैं। कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसे पंचायत बनता है, कितने सदस्य होते हैं, क्या कार्यकाल होता है, कैसे आरक्षण मिलता है, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं भाग 9 के अंतर्गत ही। तो भाग 9 में अनुच्छेद आपका एक तो 243 ही है, इसमें आपकी परिभाषा दी गई है। स्टार्टिंग मेन आपकी 243A से होती है और 243O तक पूरा आपका ये अनुच्छेद चलता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ध्यान रखिएगा, नीचे हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए संविधान में एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई। यानी कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें आपका भाग 9 तो जोड़ा ही गया था, ये अनुच्छेद जोड़े गए थे। इसके अलावा 11वीं अनुसूची
अनुसूचियाँ आपकी यहाँ पर टोटल यहाँ पर देखिए 12 अनुसूचियाँ होती हैं। तो 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई उसमें वो आपके किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, आपका भाग 9 तो जोड़ा ही गया, अनुच्छेद जोड़े गए और 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। यहाँ पे देखिए 12वीं अनुसूची है, तो लास्ट में जो आपकी अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, देखिए एक आपकी है यहाँ पर देखिए 9वीं अनुसूची, उसके बाद 10वीं है, उसके बाद 11वीं है और उसके बाद 12वीं है। इसको आप याद रखिएगा, भ, द, प और न। भ से आपका हो जाएगा यहाँ पर भूमि अधिग्रहण, 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण है। 10वीं में यहाँ पर देखिए दल बदल है, 10 से आपका दल बदल हो जाएगा। उसके बाद 11वीं अनुसूची यहाँ प से है आपका पंचायती राज और 12वीं अनुसूची जो आपकी है न से है नगर पालिका। यानी कि 11वीं में पंचायती राज जोड़ी गई थी और 12वीं में नगर पालिका। ध्यान रखिएगा भदपन से, इसको भदपन नाम ध्यान रखिएगा, भदपन। और यहाँ पे आपकी 9, 10, 11 और 12 इस तरह आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपकी टोटल अनुसूचियाँ हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन की। तो यहाँ पर देखिए संक्षेप में हमने दे रखा है जो अनुच्छेद आपके इसके अंतर्गत ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहले 243 आता है। 243 में परिभाषा दी गई है आपकी किसकी, पंचायत की। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 243 का यहाँ पर है, का को ए भी कहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश हमने दोनों दे रखा है जिससे आपको समझ में आ जाए। यदि पेपर में आपका हिंदी में दे देता है तो हिंदी भी आप समझ जाएं, हालांकि वहाँ पर इंग्लिश वर्जन में आपका इंग्लिश लिखा होगा। तो यहाँ पे देखिए 243 का कहें या 243 ए कहें, इसमें आपकी ग्राम सभा के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 243 ख है, इसमें या 243 बी है, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। यहाँ पे देखिए 243 आपकी सी है या 243 ग है, इसमें पंचायतों की संरचना हो गई। उसके बाद 243 घ है या 243 डी है, इसमें स्थानों का आरक्षण है, यानी पंचायतों में स्थानों का आरक्षण कैसे दिया जाता है इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 243 अंगा है या 243 ई है, इसमें पंचायतों के कार्यकाल की बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद आपका यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 243 एफ है, जिसमें सदस्य के लिए योग्यताएं अयोग्यताएं की बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 243 जी है, जिसको 243 छः भी कहा जाता है, पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व की बात इसमें की गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद 243 एच है, जिसमें पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां और उनकी निधियों के बारे में बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 243 आई है, जिसमें वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन की बात की गई है। इसके बाद आपका अनुच्छेद जो आता है 243 जे आता है, पंचायतों की लेखाओं की परीक्षा की बात की गई है। 243 के में पंचायतों के निर्वाचन की बात की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका निर्वाचन वाला। उसके अलावा 243 एल है, इसमें देखिए संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पंचायतों का लागू होना, यानी कहाँ पर किस संघ राज्य क्षेत्र में पंचायतें लागू होंगी, कहाँ पर नहीं लागू होंगी, उसकी बात की गई है। इसके अलावा 243 एम की बात करें तो इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना, यानी किन क्षेत्रों यानी किन जगहों पर, यानी कि कोई स्टेट ऐसे हैं जिनमें कुछ क्षेत्रों में आपका पंचायती राज लागू नहीं है, तो उनकी बात यहाँ पर आपकी कही गई है किसमें, 243 एम में। ये ऐसे अनुच्छेद आपके हैं जो हर कोई नहीं ध्यान देता है और यहीं से क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो ये सब अनुच्छेद आप जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद है 243 एन, इसमें विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना, इसकी बात की गई है। इसके अलावा 243 ओ है, जो कि लास्ट अनुच्छेद है, इसमें निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्णन है, यानी कि इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी, जो भी पंचायती से संबंधित जो निर्वाचन होता है उस पर जो कानून बनता है उस पर न्यायालय क्या करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। 243 ओ में ये बात कही गई है, या 243 यहाँ पर ढार न में यहाँ पर आपका आता है, उसमें बात की गई है। तो ये आपने यदि इतना ही यहाँ पर इसको ध्यान में रख लिया, आपने याद कर लिया, तो लगभग यहाँ से भी क्वेश्चन आपके जरूर 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट आएंगे आपके एग्जाम में, अनुच्छेदों से डायरेक्ट आएंगे, जैसे किस अनुच्छेद में क्या है या कौन सा अनुच्छेद किससे रिलेटेड है, तो डायरेक्ट यहाँ से भी आ जाएंगे। अब दोस्तों इन्हीं अनुच्छेदों को एक एक करके हम यहाँ पर क्या डिटेल में पूरी पढ़ेंगे, जिससे आपको जो पंचायतों से रिलेटेड जो भी जितनी भी बातें हैं वो सब समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमने जो अनुच्छेद लिया हुआ है वो आपका यहाँ पर कुछ अनुच्छेद यहाँ पर लिए हुए हैं, बाकी अनुच्छेद जो आपके हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपका पार्ट 2 में कवर होगा, क्योंकि काफ़ी वाइड लेवल पर ये है, सभी चीज़ें लिखी गई हैं, तो उनको समझाने और साथ ही क्योंकि यहाँ पर केवल अनुच्छेद आपने पढ़ लिया वो नहीं है, इसमें जैसे 243 का है तो 243 का के अंतर्गत भी कई आपके अनुच्छेद हैं, कई लाइनें हैं, उनको भी यहाँ पर डिटेल रूप में पढ़ना है। इसीलिए ये यदि एक ही वीडियो में पूरा कर देते तो काफ़ी लॉन्ग ये वीडियो हो जाता है, इसलिए हमने अलग 2 पार्ट में किया है जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी रहे। तो चलिए एक एक करते हैं, इसको देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो 29 विषय आपके शामिल किए गए हैं 11वीं अनुसूची में, इसको भी देख लेते हैं, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला है कृषि, उसके बाद दूसरा है भूमि विकास,
भूमि सुधार, भूमि विकास और भूमि सुधार ध्यान रखिएगा, चकबंदी हो गया। तीसरे में है लघु सिंचाई, ये सब आपके पंचायती राज के अंतर्गत टॉपिक है जिस पे कानून आपका बनता है। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विभाजक, पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, लघु वन उपज, इसके अलावा लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है, खादी, ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास। कभी भी आपका विषय आ जाए कि इनमें से कौन सा विषय पंचायतों के अनुसूचियों में शामिल नहीं है या शामिल है, तो आप इसको यदि पढ़े रहेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए ग्रामीण आवास है, पेयजल है, ईंधन और चारा हो गया, सड़कें, पुलियाँ, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण शामिल है। देखिए गांव की विद्युत आपूर्ति आप अलग की होती है, आप सभी को पता है। अब अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हो गए, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो होते हैं वो हो गए, शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय आते हैं, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय हो गया, इसके अलावा सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले हो गए, स्वास्थ्य और स्वच्छता यहाँ पर आपका हो गया, अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, परिवार कल्याण हो गया, महिला और बाल विकास हो गया। ये सब सब्जेक्ट आपके पंचायतों के अंतर्गत रखे गए हैं। समाज कल्याण हो गया, और दुर्बल वर्गों का विशिष्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपका सामुदायिक अस्तित्वों का अनुरक्षण। तो ये आपके टोटल 29 विषय या 29 सब्जेक्ट आपको पंचायतों के अंतर्गत रखे गए हैं जिस पे कानून बनता है या जो चीज़ें पंचायतों के अंतर्गत आती हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपके मन में ये बिल्कुल आपको ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब एक एक करके हम लोग अनुच्छेद देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका दिया गया है अनुच्छेद 243, इसमें आपकी परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाएं किसी राज्य का जिला, यहाँ पर जिला की परिभाषा दी गई है, तो कोई राज्य का जिला हो सकता है जहाँ पर पंचायत आपका लागू होता है। ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है, निर्वाचक नामावली में रजिस्टर्ड व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय, यानी कि वहाँ पर जो उस ग्राम के जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी का नाम क्या, निर्वाचक नामावली जो आपका वोटिंग लिस्ट होता है उसमें यदि नाम है तो वो सभी लोग एक ग्राम सभा के अंतर्गत आएंगे, वो सभी लोग इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मध्यवर्ती स्तर पर आपका जो है पंचायत होती है उसकी परिभाषा दी गई है। पंचायतों से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन स्वायत्त संस्थान की कोई संस्था यहाँ पर दी गई है। पंचायत क्षेत्र यहाँ पर जो दिया गया है, पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र जो होता है उसी को पंचायत क्षेत्र कहा जाता है। प्रादेशिक क्षेत्र का मतलब एक प्रदेश के अंतर्गत कोई एरिया होता है जिसको मिलाकर पंचायत आपका बनता है। कई गांव होते हैं, मुख्य रूप से गांव को मिलाकर ही पंचायत बनता है, तो ये आपका क्षेत्र वो होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जनसंख्या की बात की गई है। जनसंख्या मतलब उस ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में कितनी जनसंख्या है, निवास करती है, तो वो यहाँ पर बात की गई है। और नेक्स्ट है ग्राम, इसके अंतर्गत विभिन्न यहाँ पर इस प्रकार के निर्दिष्ट ग्रामों का समूह होता है। तो ये परिभाषाओं के अंतर्गत ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं दी गई हैं, केवल आप ध्यान रखिएगा कि 243 के अंतर्गत परिभाषाएं लिखी गई हैं। किसकी जिला की हो गया, ग्राम सभा की हो गया, मध्यवर्ती स्तर की जो पंचायत होती है उसकी, पंचायत क्षेत्र हो गया, जनसंख्या हो गया, ये सब चीज़ और गाँव की परिभाषा आपको 243 में मिलेगा। तो कभी भी क्वेश्चन आपका आता है कि गाँव की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखी गई है पंचायतों भाग 9 में, तो आपका 243 अनुच्छेद आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब आपका आता है 243 का 243 का यानी कि 243 यहाँ पर ए को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें आपकी ग्राम सभा की बात की गई है। यहाँ पर जो अनुच्छेद 243 ए है इसमें ग्राम सभा को रखा गया है। यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, यहाँ से आपके अनुच्छेद स्टार्ट हो जाते हैं और यहीं से जो भी इसके अंतर्गत चीज़ें दी गई होती है वो आप अलग अलग चैप्टरों में आपके जो सिलेबस में है दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग इस अनुच्छेद के अंतर्गत तो उन चीज़ों को पढ़ेंगे ही, इसके अलावा भी आपका अलग से जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया है, जैसे आपका सिलेबस में क्या टॉपिक दे दिया गया है, यहाँ पर हम जैसे इन अनुच्छेद को तो पढ़ेंगे ही डिटेल में, इसके अलावा अलग से जो आपका टॉपिक दे दिया गया है जैसे पंचायतों का आरक्षण हो गया, पंचायतों का गठन हो गया, पंचायतों का कार्यकाल हो गया, ये सब अलग से भी टॉपिक दिए गए हैं, पंचायतों की शक्तियाँ और अधिकार। तो उन टॉपिक में जब हम उस चैप्टर में जाएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर में, तो वहाँ पर भी हम इन चीज़ों को और अच्छे से कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग अनुच्छेदों में जो चीज़ लिखी गई है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्राम सभा पहला 243 ए क्या कहता है, उसमें ग्राम सभा के बारे में लिखा गया है। तो क्या होगा, ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं। तो यहाँ पे देखिए उपबंधित किए जाएं, यानी कि
जो ग्राम सभा का गठन कौन करता है, यहाँ पर राज्य करता है, राज्य सरकार। यानी कि ग्राम सभा राज्य द्वारा गठित एक निकाय है। ध्यान रखिएगा इसको, इस परिभाषा का यही अर्थ यहाँ पर है। ग्राम सभा क्या है, राज्य द्वारा गठित एक निकाय है, जहाँ पर वो जिस राज्य में किसी राज्य क्षेत्र में वो राज्य गठित करती है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 243B में क्या लिखा गया है, पंचायतों का गठन। तो प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का उपबंध किया गया है। तो कितने स्तर पर पंचायतों का गठन का उपबंध किया गया है, 3 स्तर पर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसी का ये आपका खंड 1 है, यानी आपका 243 ख में ही पहला ये आपका खंड है। दूसरे खंड में देखिए क्या कहा गया है, खंड 1 में किसी भी बात के होते हुए भी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। अनधिक मतलब 20 लाख से अधिक नहीं है। देखिए, जहाँ भी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पर आपका मध्यवर्ती स्तर पर जो पंचायत होती है, एक तो आपकी निचले स्तर पर होती है जिसको ग्राम पंचायत कहा जाता है, मध्य स्तर पर आपकी पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। तीनों ही पंचायत के आपके रूप हैं। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ भी 20 लाख से कम जनसंख्या है वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर का पंचायत नहीं गठन होगा, केवल 2 ही पंचायत बनेगा, एक ग्राम और एक जिला स्तर पर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये आपके 243 ख में ही बात कही गई है। ध्यान रखिएगा, 243B, इसको 243B कहेंगे आप। और खंड 2 में, यानी ये क्वेश्चन में यदि अनुच्छेद आपका देगा कि कहाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत 20 लाख से कम जनसंख्या पर पंचायत मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान नहीं है, तो आपका अनुच्छेद देगा 243 कोष्टक में B लिखेगा और फिर एक और कोष्टक बना के यहाँ पर 2 लिखेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो 2 में ये कहा गया है, ना कि फर्स्ट में। तो 2 में आप, तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 243C, पंचायतों की संरचना की इसमें बात की गई है। ये आपका अनुच्छेद कौन से है, 243 ग है, इसको आप 243C भी कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने 2 अनुच्छेद पढ़े। पहला अनुच्छेद में आपकी ग्राम सभा की बात कही गई है, उसके वो क्या होती है, कौन उसको बनाता है, ये बात की गई है। दूसरे अनुच्छेद जो 243 ख है उसमें पंचायतों के गठन की बात की गई है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 243C या 243 ग है, इसमें पंचायतों की संरचना की बात कही गई है। तो देखिए, इसी का जो खंड 1 है इसमें देखिए क्या लिखा गया है, इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना की उपबंध कर सकेगा। यानी पंचायतों की संरचना भी कौन बनाएगा, राज्य का विधानमंडल, यानी कि राज्य ही बनाएगा। मुख्य रूप से यहाँ पर राज्य कहने का मतलब है राज्य का विधानमंडल। ध्यान रखिएगा, जहाँ भी हम राज्य शब्द यूज करें वहाँ पर विधानमंडल अपने आप आ जाता है। अब यहाँ पर विधानमंडल क्या चीज़ है, तो ये आपका कानून बना, राज्य के लिए कानून जिस राज्य में है उसी के लिए वो कानून बनाती है। तो विधानमंडल के अंतर्गत आपकी 2 चीज़ आती है, एक तो विधानसभा आपकी आती है, विधानसभा, और दूसरे में आपकी आती है विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों से मिलकर विधानमंडल होता है। जहां केवल एक ही होता है, यानी केवल विधानसभा ही होता है, वहां पर आप विधानमंडल शब्द का यूज नहीं करेंगे, वहां पर केवल आप विधानसभा बोलेंगे। विधानसभा, जिस राज्य में केवल विधानसभा होती है, जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है उसके लिए विधानमंडल शब्द का यूज किया जाता है। तो दोनों किस लिए होता है, जहां पर केवल विधानसभा है वहां पर केवल विधानसभा द्वारा अधिनियम पारित होते हैं उस राज्य में, और जहां पर दोनों है विधानसभा और विधान परिषद, वहां पर विधानसभा में पारित होता है फिर विधान परिषद में पारित होता है, तब जाकर आपका पूरा अधिनियम पारित होता है। तो ये मान के चलिए, तो इसीलिए यहाँ पर विधानमंडल शब्द का यूज किया गया है। तो विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना का उपबंध करेगा, यानी कि पंचायतों की जो संरचना होती है और उसमें कितने सदस्य कैसे होने चाहिए, किस स्तर का कौन अध्यक्ष किस तरह बनेगा, वो सब आपका कौन करता है, राज्य का विधानमंडल या स्टेट करती है। परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसा पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या में अनुपात समस्त राज्यों में यथा साध्य एक ही होंगे। यानी कि एक आपका जो जनसंख्या होता है वहाँ कितनी जनसंख्या होनी चाहिए कि इतनी जनसंख्या पर हम एक पंचायत का निर्माण करेंगे, वो जनसंख्या राज्य द्वारा निर्धारित होती है और लगभग सभी राज्यों में एक समान होती है। ये यहाँ पर कहने का मतलब है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्रों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या में अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्रों में यथासाध्य एक ही हो। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे समझिए, जो यहाँ पर निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायतों का जो भी निर्वाचन आपका होता है और जो भी उसमें सदस्य चुने जाते हैं, जो भी अध्यक्ष चुने जाते हैं, सब क्या डायरेक्ट निर्वाचन होता है। डायरेक्ट जो भी वोटिंग में जिनका नाम होता है 18+, उस एरिया में, उस क्षेत्र के जहां तक पंचायत
को जगह दी गई है, मतलब जितना एरिया उस पंचायत में शामिल किया गया है उस एरिया के जितने भी व्यक्ति हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर वोटिंग देते हैं, तब आपका पंचायत के सदस्य या अध्यक्ष यानी कि जो मुखिया होता है उसको चुना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये किस में कहा गया है, खंड 2 में, 243C के खंड 2 में कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा, अब इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है ये आपका खंड 3 है 243C का, अनुच्छेद 243 का खंड 3 है। इसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या बात कही गई है, यहाँ पर बात कही गई है ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या ऐसी राज्य की दशा में जहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं है, जिला स्तर पर पंचायतों में। पहली लाइन देखिए, समझिए, जो ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष होते हैं, पंचायतों के अध्यक्ष कौन, मुखिया होगा या ग्राम सभा अध्यक्ष होगा, तो जो वो होते हैं उनका मध्यवर्ती स्तर पर जो पंचायत बनती है, मध्यवर्ती स्तर पर आप सभी को पता है पंचायत समिति बनती है, उसमें वो सदस्य होगा, ध्यान रखिएगा, उसमें भी वो सदस्यता रखेगा, ये यहाँ पर कहा गया। और जहाँ पर मध्यवर्ती स्तर पर नहीं है तो जिला स्तर पर यदि वहाँ पर है, जिला स्तर पर जो पंचायत है उसमें भी वो सदस्य रहेगा, कौन, जो ग्राम स्तर पर जो पंचायत का मुखिया है या जो पंचायत का अध्यक्ष है वो इसमें भी सदस्यता लेगा, ये इसमें बात कही गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो इसका ख है, खंड 3 का ही ख है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों में सदस्यता होनी चाहिए, यानी कि जो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत है उसका जो भी अध्यक्ष होते हैं, इनका चुनाव होता है अध्यक्ष का, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इसी के सदस्य जो इनके सदस्य होते हैं मध्यवर्ती स्तर पर, उन्हीं के सदस्य चुनते हैं अपने में से एक अध्यक्ष को, तो वो जो अध्यक्ष होगा वो जिला स्तर पर जो पंचायत बनती है उसमें भी वो सदस्य रहेगा। इसमें इस तरह जो है आपका किया गया है प्रावधान। इसके अलावा लोकसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्यसभा के विधानसभा के ऐसे सदस्यों का जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि लोकसभा के जो भी सदस्य होंगे या राज्यसभा के जो भी सदस्य होंगे, जो जहां की पंचायत होगी, यदि वहां पर वो लोग क्या करते हैं, उस पंचायत के अंतर्गत आते हैं, जिनके ग्राम स्तर से भिन्न भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भारत संपिष्ट है ऐसी पंचायत में, तो उनको भी पंचायत में क्या सदस्यता मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये बात कही गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का जहां वे मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्टरकृत है, यानी निर्वाचक में शामिल है, जो आपका वोटर लिस्ट होता है उसकी बात की जा रही है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में, यानी कि ये भी इसके सदस्य बनेंगे। मध्यवर्ती स्तर पर जो पंचायत होते हैं वो उसमें कौन सदस्य बनेगा, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं और राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो मध्यवर्ती स्तर के पंचायत के में भी सदस्य बनेंगे। जिला स्तर पर किसी पंचायत के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्टरकृत हैं तो जिला स्तर पर पंचायत में वो सदस्य बनेंगे। तो यहाँ पर यदि वो मध्यवर्ती स्तर में ही उनका क्षेत्र आता है, वहां पर रजिस्टर्ड है, तो मध्यवर्ती स्तर पर सदस्य रहेंगे, या तो जिला स्तर पर जो पंचायत बनती है उसमें ये लोग सदस्य रहेंगे। यहाँ पर ये होगा और इसका प्रतिनिधित्व का उपबंध कर सकेगा कौन, राज्य विधानमंडल ऐसा उपबंध कर सकेगा कि ये लोग भी इसमें क्या है, सदस्य के रूप में रहें, ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये बात कही गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को, चाहे वो पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, किसी पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत का अध्यक्ष हो गया, या किसी पंचायत के ऐसे सदस्य, अध्यक्ष हो गया या सदस्य कई हो सकते हैं, अध्यक्ष एक ही होता है, तो दोनों की बात की जा रही है। तो इसमें क्या कह रहा है कि चाहे वो पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्येक निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा, यानी जो पंचायतों का अधिवेशन होता है उनमें मत देने का अधिकार होगा इन सभी का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्राम स्तर पर 5वां खंड कहा जा रहा है, ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित हो किया जाएगा, यानी ऐसा विधानमंडल द्वारा बनाया गया है कि इसका निर्वाचन क्या डायरेक्ट ही होता है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही इसका निर्वाचन किया जाएगा, निर्वाचन होता है। ये राज्य विधानमंडल पहले ही विधि अपनी बना चुका है, इसमें तो केवल लिखा गया है, आपको अनुच्छेद पढ़ना है। मध्यवर्ती स्तर पर, जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने से किया जाएगा। तो ये 2 लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं और आते भी हैं कि पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन या सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष वोटिंग होती है जिसमें जनता भाग लेती है, और मध्यवर्ती स्तर पर जो पंचायत होता है जैसे पंचायत समिति हो गई, और जिला स्तर पर जो पंचायत होता है जिला परिषद हो गया, उसमें अध्यक्ष का निर्वाचन जो होता है वो उन्हीं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा इनको चुना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब इसमें सदस्य कौन होते हैं और
क्या ये मध्यवर्ती स्तर पे कौन सदस्य होते हैं, इन सभी की बात हम आगे करेंगे। और यहाँ पर आप केवल इतना समझ लीजिए कि इनका निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और कौन सदस्य होते हैं, अभी आपने ऊपर ही पढ़ लिया कि कौन कौन सदस्य होते हैं। यहाँ पर एक तो आपका नीचे स्तर पर जो ग्राम सभा के अध्यक्ष हों वो भी इनके सदस्य होते हैं मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर। और इसके अलावा राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया, इसके अलावा आपका विधान परिषद हो गई, लोकसभा, राज्यसभा, सभी इसके सदस्य होते हैं। किस तरह के वो सदस्य होते हैं वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 243D में क्या कहा गया है, स्थानों का आरक्षण दिया गया है। कहाँ पर, पंचायतों में। अब पंचायतों में स्थानों का आरक्षण कैसा है तो इसको जरूर देखिएगा काफ़ी ध्यानपूर्वक, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आएगा। तो प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण इस प्रकार किया गया है कि उनकी संख्या के अनुपात में उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। और इससे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आवंटित किए जा सकेंगे। अब यहाँ पर SC ST का आरक्षण इस प्रकार किया गया है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया है इनका भी आरक्षण। और ये जो आपका आरक्षण होगा ये अनुक्रम में होगा। जैसे 5 ईयर का होता है आपका पंचायत, तो 5 ईयर आपका अलग कैटेगरी का सीट रहता है, उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर आपका अलग कैटेगरी का सीट आता है। वो SC का भी हो सकता है, ST का भी हो सकता है। तो ये चक्रानुक्रम होना चाहिए, इसमें यही लिखा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए खंड 1 के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या में कम से कम 1/3 स्थान यथास्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अब इन्हीं में से 1/3 स्थान जो होता है, जैसे 5 ईयर बाद फिर से आपका महिलाओं के लिए सीट आ जाती है, चाहे वो ST का हो या SC का हो, तो ये महिलाओं के लिए भी यहाँ पर सीटें आरक्षित की गई हैं। ध्यान रखिएगा, जो आगे इनसे रिलेटेड चैप्टर है इसमें हम और डिटेल में इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या कम से कम 1/3, जिसमें SC ST की स्त्रियों के लिए आरक्षण की संख्या का भी स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे। अब देखिए 1/3 यहाँ पर अलग से भी महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ध्यान रखिएगा SC ST की सीटों के अलावा भी 1/3 यहाँ पर अलग से महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तभी आपने देखा होगा आपके पंचायत में कभी कभी महिला सीट भी आ जाती है, यानी कि महिलाओं का भी वहाँ पर मेन जो होगा मुखिया, यानी कि जो चुनाव लड़ेगा वो महिला सदस्य चुनाव लड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसे ही रीति से आरक्षित होंगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर देखिए केवल ग्राम पंचायत में ही ऐसी सीटें आरक्षण है, आप अन्य स्तर पर, यानी कि जो मध्यवर्ती स्तर पर आपका पंचायत समिति है और जो जिला स्तर पर जिला परिषद है, उसमें भी जो महिला होंगी वो वहाँ पर अध्यक्ष रहेंगी। कैसे, चक्रानुक्रम में। 5 ईयर कोई और रहा मध्यवर्ती स्तर पर अध्यक्ष और 5 ईयर कोई और यहाँ पर रहेगा, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर। ध्यान रखिएगा इसमें भी, यानी आरक्षण का जो बंद किया गया है महिलाओं के लिए SC ST के लिए, वो सभी स्तरों पे किया गया है। ऐसा नहीं कि एक ही स्तर पर किया गया, सबसे निचले स्तर पर, 3 स्तरों में किया गया, ध्यान रखिएगा। परंतु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित आरक्षण की पदों की संख्या का अनुपात प्रत्येक स्तर पर उस पंचायत में ऐसे पदों की कुल संख्या में यथाशक्य वही होगा जो राज्य में अनुसूचित जातियों और अथवा उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है। परंतु यह और है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 पद स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे। 1/3 यहाँ पर फिर से आरक्षण आपका कर दिया गया है यहाँ पर महिलाओं के लिए, ध्यान रखिएगा अध्यक्षों के पदों का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए परंतु यह भी है कि खंड के अधीन यदि आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न भिन्न पंचायतों के चक्रानुक्रम में आवंटित की जाएगी। अब ऐसा नहीं कि आरक्षण मिला है तो आप वहाँ पर 1/3 मिला हुआ है तो आप वहाँ पर बने ही रहेंगे अध्यक्ष, ऐसा नहीं है, चक्रानुक्रम में है। 5 ईयर ये रहेंगे तो 5 ईयर फिर से आपका महिला वहाँ पर सीट आएगी। अब कब आती है वो इसी आरक्षण के आधार पर आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए खंड 1 और खंड 2 के अधीन आरक्षणों और खंड 4 के अधीन आरक्षणों के पदों का आरक्षण जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है में के अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो ये यहाँ पर 334 एक अनुच्छेद है जिसमें प्रावधान किया गया आरक्षण का, तो इसकी समाप्ति पर यहाँ पर क्या होगा, प्रभावी ये भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े हुए नागरिकों को किसी वर्ग के पक्ष में किसी स्तर पर किसी पंचायत के स्थानों या पंचायतों के अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यहाँ पे देखिए OBC की सीटें यहाँ पर आपको देखिए पिछड़ा वर्ग क्योंकि बात की जा रही है तो यहाँ पर पिछड़े वर्ग की सीटों का राज्य यहाँ पर उपबंध कर सकेगा, ऐसी इसमें बात की गई है।
डायरेक्ट इसमें अनुच्छेद में नहीं लिखा गया है। ऐसा राज्य उत्पन्न कर सकेगी कि पिछड़े वर्गों का भी जो पिछड़े वर्ग है उनका भी आरक्षण यहाँ पर मिल सके, उनकी भी सीटें यहाँ पर आ सकें। तो दोस्तों ये पूरा आपका अनुच्छेद दिया गया है। कोई भी अनुच्छेद आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर कमेंट जरूर करिएगा। और इस वीडियो में इतना ही था। इसके जो अदर अनुच्छेद हैं उसको हम यहाँ पर डिटेल में आगे चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में आपने क्या अनुच्छेद देखा, यहाँ पर जो आपने अनुच्छेद 243 यहाँ पर घ तक था, 243 डी तक था, उन अनुच्छेदों को देखा। अब इसके बाद वाले अनुच्छेद आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, काफ़ी अच्छे से वहाँ कवर किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जानकारी ले सकते हैं, पेड बैच से जुड़ सकते हैं। जल्दी टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। कोई भी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।